कोई नहीं, क्योंकि बात को हमें समझना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है। और अगर कानपुर की बात हो तो कानपुर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदनामपुर बना दिया है। कानपुर का नाम, और भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया। और एक घटना नहीं जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। आज कानपुर का नाम सुर्खियों में किस लिए लिया जाता है? हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, कार पलटने के मामले में पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट द्वारा कई हजार का जुर्माना लगाने के मामले में गलत अफवाह फैलाने पर भाजपाइयों पर एफआईआर होने के मामले में कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। कानपुर में गरीब ब्राह्मण मां बेटी की झोपड़ी जलाने के मामले में सीएमओ द्वारा डीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भ्रष्टाचार के मामले में लाल इमली बंद होने के लिए, जबकि लाल इमली या यहां की अपनी मिल्स का एक अपना पहचान थी और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था एक समय पर। गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में वो स्पॉट तो हमें आपको याद ही होगा जहां सेल्फी ली गई थी। लेकिन गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में कानपुर की पहचान नहीं हो जाम से। हम तो चाहते थे कानपुर देखते हुए आते, लेकिन कानपुर में हमारा रूट वो रास्ता निकाला जिसमें जाम न लगे, हम फंसे नहीं। तो लेके गए, फिर लेके वापस आए, फिर लेके आ रहे हैं। नाम बदलने वालों का बस चले तो स्मार्ट सिटी कानपुर का नाम जामपुर कर दें। कानपुर प्रशासन को तो लगता है मोतियाबिंद हो चुका है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि जाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा ने यहां इनकाउंटर माफिया, कफ सिरप माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया जैसे माफियाओं के नए लेटेस्ट वर्जन निकाले हैं। मुख्यमंत्री योगी जी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कह रहे थे और कानपुर में बीजेपी नेताओं को भूमाफिया के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था। भूमाफियाओं के चक्कर में यहां कई दुकानें, कई चीजें गिराई जा चुकी हैं। जब कानपुर के बारे में लोगों की ये राय होगी तो यहां कौन निवेश करेगा? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, आपको याद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बिजली, बिना बिजली के कोई कारखाना नहीं लग सकता। पनकी का कारखाना, ऊंची ऊंची चिमनियां आपने देख ली होंगी, और निवेली लिग्नाइट का ये वो कारखाना घाटमपुर में लग रहा था जिससे न केवल कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश और देश को बिजली मिलनी थी और सस्ती बिजली मिलनी थी। आज बिजली की कीमत क्या है जो आपको हमको चुकानी पड़ रही है? मैं फिर कहता हूं कि कानपुर में सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि जहां उद्योग, कारोबार या बड़े पैमाने पर निवेश आ सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम और उद्योग, कारखाने या पहले से हैं। अगर सही दिशा में सही फैसले, सही तरह के नियम बने
और सहूलियत दे सरकार, तो यहां निवेश बड़े पैमाने पर आएगा। मैंने फिर पिछली बार भी कहा था, जब मैं आपके कानपुर में के बगल में कार्यक्रम करने आया था, कि इटावा, कन्नौज और कानपुर मिलाकर के ट्राइंगल ट्रेड के नाम से इस क्षेत्र को विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। और लखनऊ में जो गोमती पे रिवर फ्रंट बना है, उससे बेहतर रिवर फ्रंट गंगा पर हम लोग बनाएंगे समाजवादी सरकार में। न केवल रिवर फ्रंट, बल्कि रियल एस्टेट को कैसे बेहतर यूज करें और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो आपने देखा होगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे। अगर सरकार इंसेंटिव देकर के अपने लोगों को टेक्सटाइल पार्क, हम ये नहीं कहते कि टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ हैं, लेकिन अगर टेक्सटाइल पार्क अपने लोगों को मदद करने के लिए बना रहे हों, तो हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जिस समय जनता हमें 27 में जब मौका देने जा रही है, यहां पर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और वैसे भी कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, याद होगा आपको। यहां के इनकाउंटर माफिया को तो बॉलीवुड तक से फोन आ रहे हैं। इतनी गजब की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इनके 100 गुना माफ हैं। ये कितने भी बड़े माफिया हों, लेकिन एक मामले में कोई इनसे बड़ा, और वो मामला है मुकदमे वापस लेने का। इनके तो 25-30 मुकदमे वापस हुए हैं। कोई इस मामले में इनसे कोई गुना अधिक है। अब क्या उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी नहीं, अभी तो और चल रहा है। सुना है अभी कोई माफिया भाग गया जेल से, आपके बगल से भाग गया। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। आखिर पुराना रिश्ता तो है ही ना। इसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर हम लोग कर रहे हैं और एसआईआर पूरा हो गया, रिवीजन हो गया, तो आखिरकार फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या पड़ी। जब हमने रिवीजन कर लिया पूरी वोटर लिस्ट का, तो फिर ये फॉर्म 7 क्यों आप दे रहे हैं जिससे वोट और काटे जाएं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, किसी का वोट कटने से छूट जाए, और वोट किसी का कोई कटवा न ले। लेकिन इधर देखिए आप, बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है। इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो आजकल टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जा रही हैं। बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। वो कंपनी बीजेपी के इशारे पर वोट कटवा रही है। और जब हम लोगों ने वोट कटना पकड़ा, हम तो धन्यवाद देंगे त्रेता युग और द्वापर युग के उन महापुरुषों का, भगवानों का, जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि द्वापर और त्रेता में दशरथ और नंदलाल पकड़े गए। नंदलाल और दशरथ के दस्तखत से 100 से ज्यादा वोट काटे जा रहे थे, और जितने भी वोट काटे जा रहे वो सब मुस्लिम थे। वो सब सामने आ गए। मैं बीएलओ को बधाई दे दूंगा
कि बीएलओ लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। तो एक तरफ जहां दशरथ पकड़ा हम लोगों ने, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नंदलाल को लेकर के आए, और वो नंदलाल जिसके बीजेपी ने दस्तखत कराए, साइन कराए हैं नंदलाल, और वो नंदलाल मजदूर है, वो अंगूठा लगाता है। देखिए बीजेपी के लोग कितने होशियार हैं, जो अंगूठा लगाता है उसके दस्तखत कर दिए। आखिरकार ये दस्तखत करने वाला कौन था? ये कौन सी कंपनी जो वोट ढूंढ रही है इनके लिए? जब ये पकड़े जाने लगे, और आंकड़ा जो बताता है, समाजवादी पार्टी ने जिस समय का आंकड़ा में लेके आए इलेक्शन कमीशन से, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिस है, उसका जो वेबसाइट पे आंकड़ा है, जो आंकड़ा मैं लेकर के आया हूं, उसमें समाजवादी पार्टी ने 47 लोगों का वोट फॉर्म 7 भर के दिया। बीजेपी ने 1729 दिए फॉर्म 7, लेकिन जब पकड़े गए तो अज्ञात व्यक्तियों से कराया कितना? 1,14,200। बात समझे? सपा ने फॉर्म 7 भरे 47, वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट द्वारा कई हजार का जुर्माना लगाने के मामले में, गलत अफवाह फैलाने पर भाजपाइयों पर एफआईआर होने के मामले में कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। कानपुर में गरीब ब्राह्मण मां बेटी की झोपड़ी जलाने के मामले में, सीएमओ द्वारा डीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भ्रष्टाचार के मामले में, लाल इमली बंद होने के लिए, जबकि लाल इमली या यहां की अपनी मिल्स का एक अपना पहचान थी, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था एक समय पर। गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में, वो स्पॉट तो हमें आपको याद ही होगा जहां सेल्फी ली गई थी। लेकिन गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में कानपुर की पहचान नहीं हो जाम से। हम तो चाहते थे कानपुर देखते हुए आते, लेकिन कानपुर में हमारा रूट वो रास्ता निकाला जिसमें जाम न लगे, हम फंसे नहीं। तो लेके गए, फिर लेके वापस आए, फिर लेके आ रहे हैं। नाम बदलने वालों का बस चले तो स्मार्ट सिटी कानपुर का नाम जामपुर कर दें। कानपुर प्रशासन को तो लगता मोतियाबंद हो चुका है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि जाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। भाजपा ने यहां इनकाउंटर माफिया, कफ सिरप माफिया, नीट माफिया और स्क्रैप माफिया जैसे माफियाओं के नए लेटेस्ट वर्जन निकाले हैं। मुख्यमंत्री योगी जी भूमाफिया के खिलाफ एक्शन लेने को कह रहे थे, और कानपुर में बीजेपी नेताओं को भूमाफिया के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा था। भूमाफियाओं के चक्कर में यहां कई दुकानें, कई चीजें गिराई जा चुकी हैं। जब कानपुर के बारे में लोगों की ये राय होगी तो यहां कौन निवेश करेगा? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, आपको याद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बिजली, बिना बिजली के कोई कारखाना नहीं लग सकता। पनकी का कारखाना, ऊंची ऊंची चिमनियां आपने देख ली होंगी, और निवेली लिग्नाइट का ये वो कारखाना घाटमपुर में लग रहा था, जिससे न केवल कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश और देश को बिजली मिलनी थी, और सस्ती बिजली मिलनी थी।
आज बिजली की कीमत क्या है जो आपको हमको चुकानी पड़ रही है। मैं फिर कहता हूं कि कानपुर में सबसे ज्यादा गुंजाइश है कि जहां उद्योग कारोबार या बड़े पैमाने पर निवेश आ सकता है, क्योंकि इकोसिस्टम और उद्योग कारखाने या पहले से हैं। अगर सही दिशा में सही फैसले, सही तरह के नियम बने और सहूलियत दे सरकार, तो यहां निवेश बड़े पैमाने पर आएगा। मैंने फिर पिछली बार भी कहा था, जब मैं आपके कानपुर में के बगल में कार्यक्रम करने आया था, कि इटावा, कन्नौज और कानपुर मिलाकर के ट्रायंगल ट्रेड के नाम से इस क्षेत्र को विकास कराने का काम हम लोग करेंगे। और लखनऊ में जो गोमती पे रिवर फ्रंट बना है, उससे बेहतर रिवर फ्रंट गंगा पर हम लोग बनाएंगे समाजवादी सरकार में। न केवल रिवर फ्रंट, बल्कि रियल एस्टेट को कैसे बेहतर यूज करें और नया कानपुर कैसे बच सके। ट्रांस गंगा सिटी को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जो आपने देखा होगा। लाल इमली फिर से गुलजार होगी, मिल्स को फिर गुलजार करेंगे। अगर सरकार इंसेंटिव देकर के अपने लोगों को टेक्सटाइल पार्क, हम ये नहीं कहते कि टेक्सटाइल पार्क के खिलाफ हैं, लेकिन अगर टेक्सटाइल पार्क अपने लोगों को मदद करने के लिए बना रहे हों, तो हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि जिस समय जनता हमें 27 में जब मौका देने जा रही है, यहां पर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल को कैसे सपोर्ट करेंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और वैसे भी कानपुर वालों के कान बहुत तेज होते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था, याद होगा आपको। यहां के इनकाउंटर माफिया को तो बॉलीवुड तक से फोन आ रहे हैं। इतनी गजब की स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इनके 100 गुना माफ हैं। ये कितने भी बड़े माफिया हों, लेकिन एक मामले में कोई इनसे बड़ा, और वो मामला है मुकदमे वापस लेने का। इनके तो 25-30 मुकदमे वापस हुए हैं। कोई इस मामले में इनसे कोई गुना अधिक है। अब क्या, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी नहीं, अभी तो और चल रहा है। सुना है अभी कोई माफिया भाग गया जेल से, आपके बगल से भाग गया। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। नोएडा वाला भागा बांदा से, लेकिन भगाया गया कानपुर से। आखिर पुराना रिश्ता तो है ही ना। इसके साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर हम लोग कर रहे हैं और एसआईआर पूरा हो गया, रिवीजन हो गया, तो आखिरकार फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या पड़ी। जब हमने रिवीजन कर लिया पूरी वोटर लिस्ट का, तो फिर ये फॉर्म 7 क्यों आप दे रहे हैं जिससे वोट और काटे जाएं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, किसी का वोट कटने से छूट जाए और वोट किसी का कोई कटवा न ले। लेकिन इधर देखिए आप, बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है। इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो आजकल टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जा रही हैं। बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। वो कंपनी बीजेपी के इशारे पर वोट कटवा रही है। और जब हम लोगों ने वोट कटना पकड़ा, हम तो धन्यवाद देंगे त्रेता युग और द्वापर युग के उन
महापुरुषों का, भगवानों का, जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि द्वापर और त्रेता में दशरथ और नंदलाल पकड़े गए। नंदलाल और दशरथ के दस्तखत से 100 से ज्यादा वोट काटे जा रहे थे, और जितने भी वोट काटे जा रहे वो सब मुस्लिम थे। वो सब सामने आ गए। मैं बीएलओ को बधाई दे दूंगा कि बीएलओ लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। तो एक तरफ जहां दशरथ पकड़ा हम लोगों ने, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नंदलाल को लेकर के आए, और वो नंदलाल जिसके बीजेपी ने दस्तखत कराए, साइन कराए हैं नंदलाल, और वो नंदलाल मजदूर है, वो अंगूठा लगाता है। देखिए बीजेपी के लोग कितने होशियार हैं, जो अंगूठा लगाता है उसके दस्तखत कर दिए। आखिरकार ये दस्तखत करने वाला कौन था? ये कौन सी कंपनी जो वोट ढूंढ रही है इनके लिए? जब ये पकड़े जाने लगे, और आंकड़ा जो बताता है, समाजवादी पार्टी ने जिस समय का आंकड़ा में लेके आए इलेक्शन कमीशन से, जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिस है, उसका जो वेबसाइट पे आंकड़ा है, जो आंकड़ा मैं लेकर के आया हूं, उसमें समाजवादी पार्टी ने 47 लोगों का वोट फॉर्म 7 भर के दिया। बीजेपी ने 1729 दिए फॉर्म 7, लेकिन जब पकड़े गए तो अज्ञात व्यक्तियों से कराया कितना? 1,14,200। बात समझे? सपा ने फॉर्म 7 भरे 47, बीजेपी ने फॉर्म 7 भरे 1729, और फिर जब ये पकड़े जाने लगे तो अज्ञात लोगों से कितना भरवाया इन्होंने? 1,14,200। इसमें सब पीडीए के लोग हैं, हम आप सब लोग हैं। मेरा वोट कटवा सकते हैं, ये पाल साहब बैठे, इनका वोट कटवा सकते हैं। मैं चाहूं तो हम और ये मिलके किसी और का वोट नहीं कटवा सकते, ये तो किसी का नहीं कटवा सकते। फजल महसूद, समाज में जमीन पे तो आप समझते हो ना बात को, कैसे काट लेगा कोई वोट? तो अगर इस आंकड़े को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और आप भी एनालाइज करिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही एनालाइज करके आपको बता दूं, आप भी एकदम चैनल चला रहे हैं, परफेक्ट लोग हैं आप लोग। 1,14,200 का अगर आप एनालाइज करोगे तो सब पीडीए निकलेंगे, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान आएंगे। सोचिए आप, साजिश में ये वोट कटवा रहे हैं। जब ये पकड़े जाने लगे फॉर्म 7 से, जब हमने मांग की तो जब तुमने एसआईआर किया है तो फॉर्म 7 की क्या जरूरत है आपको? आप फॉर्म 7 क्यों भरवा रहे हो? इंशाल्लाह आपकी एसआईआर की प्रोसेस ही बहुत खराब है, एसआईआर की प्रोसेस ही आपकी गड़बड़ है, इसलिए फॉर्म 7 भरना बंद हो, फॉर्म 6 वोट बनवाइए। और फिर जब इससे हो गए, पकड़े जाने लगे, तो नोटिस दे रहे हैं। आज अखबारों में पढ़ा मैंने कि 1 करोड़ से ऊपर लोगों को नोटिस दिया गया है। ये नोटिस क्यों दिया गया है? इसलिए नोटिस दिया गया है कि हमारे पीडीए के वोटर परेशान रहे, भटकते रहे, अपना कागज फॉर्म ढूंढते रहे, क्योंकि एसडीएम इनके हैं, अधिकारी इनके हैं, बीएलओ मदद कर रहे हैं। देखिए आप, अब खेल देखिए आप, बीएलओ घबरा गए क्योंकि उनकी जान चली गई, बीएलओ की नौकरी जाती क्योंकि दस्तखत गलत कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? नोटिस दे करके अब फॉर्म 7 नहीं भरवा रहे हैं, अब नोटिस दे करके दूसरे अधिकारी अपने कागज लेके दिखाओ आप। तो ये तो इनकी हेरा फेरी चल रही है। हमें उम्मीद है समझ आएगा। महंगाई बढ़ गई है 2.7%, ये लोग कह रहे हैं, बाकी आप फील करते होंगे। अब आप बताइए, कहने को मेक इन इंडिया क्या नारा दे रहे हैं, मेक इन इंडिया, और सुनने में आया है लगभग 4 लाख करोड़ का इन्होंने ऑर्डर दे दिया हवाई जहाज खरीदने का। एक तरफ मेक इन इंडिया और 4 लाख करोड़ का आपने ऑर्डर दे दिया हवाई जहाज खरीदने का। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं,
ये अखबार कह रहा है, इन्हीं का अखबार कह रहा है। यह अखबार ने बड़ी हिम्मत से लिखा होगा, बड़ी आप जान रहे होंगे। और अमेरिका से डील हो गई, उसमें क्या हुआ? ये डील दी गई कि ढील दे दी गई? और सोचिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे। हमारे यहाँ का टेंडरी का हाल क्या है बताओ आप? लखनऊ कानपुर के टेंडरी का क्या हाल है? सब बर्बाद कर दी टेंडरी। ये जो स्लॉटर हाउस के नाम पे बोल रहे थे, आप पता करिए हरियाणा में कितने स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं। कुछ जिलों में तो 25 स्लॉटर हाउस खुल रहे हैं हरियाणा में, इनके स्टेटों में खुल रहे हैं। लेकिन यूपी में कारोबार नहीं होगा, यूपी का कारोबार रोकेंगे। आखिरकार ये कौन सी पॉलिसी है इनकी? फिर कहते 50 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। 50 लाख करोड़ का, आप बताइए, 50 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है, तो एमओयू होने के बाद जमीन पे क्यों नहीं कुछ उतरा, ये बताइए पहले तो। अगर जमीन पे उतरा हो तो बता दें, जमीन पर उतरा हो तो बताएं। 50 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, लेकिन जमीन पे नहीं उतरा। ये विभागों का बजट है जो अभी बजट पेश हुआ है सदन में। जो बजट जिन्होंने देखा होगा ध्यान से, तो वो जानते होंगे कि प्राइमरी एजुकेशन को 80,000 करोड़ मिले हैं। प्राइमरी एजुकेशन को, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको 80,000 करोड़, और सेकेंडरी को मिला है 22,000 करोड़। तो लगभग 1 लाख करोड़ मिला है दो विभागों को, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है शिक्षा के। 80,000 करोड़ और 22,000 करोड़। तो अब आप बताइए, हमारी बेसिक शिक्षा का हाल क्या है? आप कानपुर इतना बड़ा शहर है, बताइए प्राइमरी एजुकेशन क्या हाल है? बर्बाद कर दी इन्होंने, माध्यमिक बर्बाद कर दिया। जो एआई की बात कर रहे हैं वो एआई जानते ही नहीं है। जो हमारे मुख्यमंत्री एआई की बात कर रहे हैं वो एआई समझते ही नहीं है। बोला कि राजमाता अहिल्याबाई, हमारी पूजनीय राजमाता, कहा कि उनकी मूर्ति जो टूटी है वो एआई ने तोड़ दी है। हमारे मुख्यमंत्री को एआई नहीं पता, कह रहे एआई ने तोड़ दी, एआई की वो है तस्वीर। तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उसके 1 लाख करोड़ का बजट है। ये विभाग वो है जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। और विभागों का मैं क्या बोलूं, बिजली का कितना बिल देना पड़ रहा है आपको? आप बताइए, बिजली का कोई कारखाना लगा आसपास? दुनिया भूल जाइए आप बताओ कोई सा बिजली का कारखाना लगाया उन्होंने बीजेपी वालों ने, बताओ आपके यहां? लेकिन बिल आपसे ज्यादा ले रहे हैं। मां गंगा को साफ करने की बात कही थी। मां गंगा कितनी साफ है बताओ आप? अभी कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा सब। कोई नदी साफ नहीं हुई है। इसलिए ये कितनी भी हेराफेरी कर लें, हमारा आपका सबका पीडीए इनको हराने जा रहा है। पीडीए के मुकाबले इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये किसानों को बर्बाद करने के लिए बजट लेके आए हैं। और हेडलाइन क्या बना रहे? किसानों की आय बढ़ाने का रोड मैप तैयार। बताओ, आलू कोई खरीद नहीं रहा। आलू हमारे बगल में होता है, कन्नौज में, कानपुर देहात में, आगे तक चले जाइए, आलू आलू आलू। क्या रेट है आलू का? अच्छा, दूध का क्या हाल है? या और सब्जियों का क्या हाल है? धान का क्या हाल है? ट्रांस गंगा का क्या हाल है? तो ये सब केवल धोखा देने के लिए सब हो रही हैं बातें। हम सब मिलकर के इनको हराने का काम करेंगे।